आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके, सो हम जो जिस चीज पे बात कर रहे थे वो बात ही कर रहे थे कि जब भी आप किसी भी प्रोसेस को किसी भी जगह इम्प्रूवमेंट लाने की बात करेंगे तो दो चीजें होती हैं। या वहां पर इम्प्रूवमेंट किसी चीज को ऑटोमेट करके आएगी या सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आएगी, या फिर वहां पे जो इम्प्रूवमेंट है वो एक प्रोसेस की चेंजेस की वजह से भी आ सकती है। सो बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करने का जो एक और दूसरा जो सपोर्ट है, आर्गुमेंट, सपोर्टेड आर्गुमेंट है, वो ये है कि हमेशा जब आप प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं या उसकी मॉडलिंग करते हैं तो आपके उसके अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही होती हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की। और वो चीज़ें अगर आपके पास हो सकता है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर की एनवायरनमेंट से चीज़ें इम्प्रूव हो रही हो या सिर्फ प्रोसेस चेंज करने से इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो दैट इज समथिंग जो कि आपको ओवरऑल चीज़ों में हेल्प कर रही होती है। सो आइडिया जो हमने डिस्कस किया है वो लॉक किया है कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, डेटा हमारा किस तरह से फ्लो करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन किस जगह से हो के कहाँ तक पहुँचती है, डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स कौन से हैं, इनिशिएशन पॉइंट्स कौन से हैं, टर्मिनेशन पॉइंट्स कौन से हैं। और उसके बाद आप ये बात करते हैं कि वहाँ पे बिजनेस प्रोसेस की जो मॉडलिंग होती है वो की जा रही होती है। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप जो डेटा की जर्नी है वो कंप्लीट ना कर पाए, राइट? सो ये बेसिक आइडिया है ओवरऑल जो कि मॉडलिंग से रिलेटेड है। यहाँ तक पहले मुझे बताइए कि कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है आपके पास, फिर हम अगले अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है। हम अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, आ रही। ठीक है। ओके, लेक्चर 4 तक हमने जो है ना मॉडलिंग को थोड़ा सा कवर किया था। लेक्चर 5 के अंदर हम बात ही करने लगे हैं कि हमारे पास एजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट की जो फेलियर के कॉजेज हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, एजाइल अप्रोच फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, कस्टमर वेस्ट रिक्वायरमेंट्स, इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे कि एजाइल के अंदर हमारी लोगों की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को थोड़ा सा समझा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती क्या है। फिर हमने ये बात की थी कि किस तरीके से काम किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन या उसका एनवायरनमेंट जहाँ पे सॉफ्टवेयर को रन होना है उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसकी मॉडलिंग किस तरीके से की जाएगी। हमने इंटरप्राइज मॉडलिंग डिस्कस की, हमने जो डिपार्टमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल जो मॉडलिंग थी हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे ये डिस्कस किया कि हमें डेटा को और जो प्रोसेस है हमारा उसकी मॉडलिंग हम किस तरह से करेंगे। तो हमने अब यहाँ तक देख लिया कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से की जा रही होगी। अब अगला सवाल ये शुरू हो जाता है कि जी हमारा इंटरनल प्रोसेस क्या होना चाहिए। आजकल जो एक वर्ड है एजाइल, हम लोग उससे बहुत गलत तरीके से वो अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमेशा हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या एजाइल को अगर एजाइल मॉडल हम यूज करेंगे
तो उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, या डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए एजाइल की तरफ मूव कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। एजाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के तरीकेकार, उसकी अप्रोच, उसके मॉडल्स, ये सब कामों के अंदर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम नहीं होती। इसी चीज को देखिए आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे। ओके। एजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग होती है यूजली includes the requirement engineering process that consists of requirements को elucidate किया करना, एनालिसाइज करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वैलिडेशन करना, मैनेजमेंट करना। और ये डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, उसमें एजाइल मेथड्स रिलाई ऑन इंटीग्रेट interrelative development and face-to-face communication among all agile development. Scrum is one of the most popular methods in the industry। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोगों में से जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहा है, आप लोग क्या एजाइल के ऊपर कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली एजाइल प्रोसेस फॉलो कर रहे सर प्योर एजाइल तो नहीं कर रहे हमारे पास, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो एजाइल होता है कहीं ना कहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, या जब डेवलपमेंट साइड पे हम डेवलपमेंट हेड के पास होते हैं, उनसे जो सारी हमारी होती है कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें जो भी डिसाइड होता है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो होता है एजाइल का। हैं। बिल्कुल वरना सही। वो आप एक लोग इंटरनल फ्रेमवर्क है उनका, तो वो यूज होता है बेसिकली। पार्ट ऑफ मतलब बेस्ड ऑन एजाइल ही है एक तरह से। ठीक है, आप लोगों का एग्जैक्टली क्या मॉडल फॉलो करते हैं जिसको आप लोग कह रहे हैं कि आप पार्टली फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों का तरीकेकार क्या होता है? सर जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स इनिशिएशन से लेके, तो रिक्वायरमेंट्स तो जैसे बेसिकली हमारी होती है या रेगुलेटरी होती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, तो या तो मोस्टली रेगुलेटरी होती है या रिपोर्टिंग से रिलेटेड, या दूसरी चीज़ होती है जो कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उनसे रिलेटेड ही होती है। तो उसके एनालिसिस वगैरह वाली फेजेस जो हमारे होते हैं वो सारे उस तरह से परफॉर्म होते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट पे जाती है ना बात, जहाँ पे, तो वो फिर इस तरह होता है कि वो डेवलपमेंट वाले जो हमारे हेड हैं वो डेवलपर से पूछता है भाई कितने दिन में कर दोगे, तो डेवलपर बोलता है अच्छा मैं 2 दिन में कर दूंगा, तो वो 2 दिन का टाइम दे के जो है वो उस पर टाइम, हमारे सर्विस मैनेजमेंट का जो पोर्टल है हमारा, उस पर वो 2 दिन कोड कर देते हैं, लेकिन वो काम 2 दिन में होता नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं भाई ये 2 दिन का काम है, तो हम लोग मतलब रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन वगैरह वाली चीजें तो हम एजाइल की फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट का पार्ट आता है ना तो वहाँ आके फेल हो जाता है। वो अपनी मर्जी से बस वो कहते हैं कि यार हाँ 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में कर देंगे, वो कमिटमेंट देके बस फिर जल्दी जल्दी पेलते हैं वो काम। ठीक है। आपके अलावा और टीम में और लोग हैं हमारे पास क्लास में जो यहाँ पे किसी तरह से एजाइल फॉलो हो रहा हो? तो हमारे सॉफ्टवेयर में अक्सर हम लोग स्क्रम यूज करते हाँ, थोड़ा सा माइक क्लोज कर लेंगे, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हैं। सर स्क्रम यूज करते हैं। यूज करते हैं आप लोग? जी स्क्रम। क्या जब भी कोई क्या प्रोसेस हाँ होता है आप लोग? ओवरऑल प्रोसेस समझाया मुझे किस तरह से होता है। सर, हम लोग मतलब मैं अपनी टीम के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग हमारी टीम जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन पे है। तो अब आपको कोई एप्लीकेशन आती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका मतलब बैकलॉग बनता है, सही है, मेन बैकलॉग। तो उसके बाद उसको स्प्रिंट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, और हर स्प्रिंट में क्या कहते हैं, हर स्प्रिंट की टाइम डिसाइड करके उसको मतलब फिर टेस्टिंग वेस्टिंग करके फिर एंड में उस स्प्रिंट को दिखाते हैं रिजल्ट क्लाइंट को, फिर अगला स्प्रिंट पे जाते हैं, फिर ऐसे करके हम आखिर तक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली ओवरऑल चीजों को छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चंक्स जी सर। छोटे छोटे हिस्सों में चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और चंक्स को फिर आप एक एक करके प्रोसेस करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जी सर। हाँ, मल्टीपल स्प्रिंट्स में डिवाइड करके हर स्प्रिंट की डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग करके फिर क्लाइंट को दिखाते हैं, फिर अगले स्प्रिंट का टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है। आप क्या कोई टाइम फिक्स हुआ और हुआ है कि ऑलरेडी हमने
2 हफ्ते का स्क्रम बनाना है, 3 हफ्ते का स्क्रम बनाना है, 15 का स्क्रम बनाना है, ऐसी कुछ चीज डिफाइन हुई सर है? वो डेवलपमेंट टीम से हम डिसाइड कर लेते हैं कि आप मतलब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में होता है कि सर्विसेज भी होती हैं जो लारावेल कर रहा होता है, डिजाइनर का काम भी होता है कि स्क्रीन बना के देता है वो, ये हमारा काम होता है कि हम बैकएंड करते हैं। तो 3-4 चीज़ें 3-4 तरह के डेवलपर्स तक मिलते हैं, तो हम फिर डिसाइड सबसे पूछ के फिर एक टाइम दे देते हैं, तो वो थोड़ा करके बता देते हैं कितनी समय। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है? जो ट्रेडिशनल हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मॉडल है, उसके अंदर हम बेसिकली रिक्वायरमेंट को इलस्ट्रेट करते हैं, उनको इसको एनालाइज करके डॉक्यूमेंटेशन उसकी की जाती है, हम क्लाइंट से उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और हम उस ओवरऑल उस डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं कि किसी रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एजाइल के अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से चल रही होती हैं, ठीक है ना? एजाइल के अंदर जो चीज़ें हमारे पास आगे लेके हम चल रहे होते हैं, उसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दी जा रही होती है। इसके अंदर पीयर प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ों पर काम हो रहा होता है, जिसके अंदर जिसकी वजह से होता ये है कि हम क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम आगे चलेंगे तो उसको और फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करते हैं, ठीक है? अच्छा, हमने बात बीच में की कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, सही है? और फेलियर की जो मेन कॉजेज हैं, वो रीजंस हैं, वो क्या होते हैं? Agile approaches to requirement engineering. Agile method includes practices focused on the key factor listed in the table to reduce the risk of failure. In particular, the aim of incremental development, frequent releases, requirement prioritization before every iteration, and customer involvement is to address the main risk factor. अब risk factor कौन से हैं? हम इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स की वजह से अराउंड एक सर्वे के मुताबिक 13.1% जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो उनके फेलियर का रीजन इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही एजाइल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि कौन कौन सी चीजें हम करें जिसकी से फेलियर हमारे पास कम हो जाए। लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की वजह से 12.4% चांसेस आर परसेंट के आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। सॉफ्टवेयर बनवा लिया, टॉप मैनेजमेंट ने बोला भाई हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ऐसा नहीं ऐसा चाहिए था, वैसा नहीं वैसा चाहिए था। सो आपने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने नीचे तो वेरीफाई कर दी, लेकिन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ही नहीं आपने की कि आपने सीनियर मैनेजमेंट का भी अप्रूवल उस पर लेना चाहिए था, वो नहीं लिया आपने, जिसकी वजह से जो है ना मैनेजमेंट सपोर्ट आपके पास से खत्म हो गई। चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट जब हम आ रही होती है, तो चेंजेस को प्रॉपर तरीके से अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो 8.7% चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना ओवरऑल फेल हो जाए। एजाइल के अंदर हम एक और जो चीज़ गलत कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस, मेथड पे प्रॉब्लम नहीं है, जो लोगों की प्रैक्टिस है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लोग अमूमन प्लानिंग नहीं करते प्रॉपर तरीके से, कौन सी रिक्वायरमेंट किस वक्त प्रायोरिटाइज करनी है, कौन सी चीज़ आइटरेशन में जाएगी और कौन सी चीज़ें अगली आइटरेशन का पार्ट होगी या पार्ट नहीं होंगी। सो प्लानिंग इज समथिंग जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट में फेलियर हो जाती है। और मजे की चीज ये है कि जो यूजलेस रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी अगर आप अपने रिक्वायरमेंट में गैदर करना शुरू कर दें तो 7.5% चांसेस आर कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए। अच्छा, यूजलेस रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है? यूजलेस रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो जो हमने अभी कुछ पिछली क्लासेस में जो चीज़ देखी थी कि हमारे पास ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी प्रायोरिटाइजेशन के टाइम पे आपके पास एक मस्ट हैव की लिस्ट होती है, एक कुड हैव होते हैं, तो विश लिस्ट होती है। अब विश लिस्ट को अगर आपने प्रायोरिटाइज करके मस्ट हैव का पार्ट बना दिया तो इस स्टेज के ऊपर या अर्ली स्टेज के ऊपर वो यूजलेस रिक्वायरमेंट है, आपकी एफर्ट उस यूजलेस चीज को डेवलप करने के अंदर ज्यादा चली गई। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपने अगर प्रायोरिटाइजेशन सही से नहीं की है तो भी 7.5% चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। सो एजाइल बेसिकली, ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एजाइल और स्क्रम जो है ना उसकी मेथोडोलॉजी फॉलो की जा रही होती है। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूँ
कि हर ऑर्गेनाइजेशन एजाइल को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी मेंटल कैपेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप एक डिफरेंट मॉडल बनाते हैं कि हमने काम इस तरीके से करना है। हो सकता है कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस जो है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट या फंक्शन जो है वो किसी और तरीके से काम कर रहा हो। दैट डज नॉट मीन कि कोई एक गलत है कोई दूसरा गलत है। इसका मतलब ये है कि कौन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन पे काम कर रहा है। सो इन जनरल अगर देखा जाए तो आपके पास जब भी एजाइल की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो दो ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस निस्बतन कम होते हैं। लेकिन अगर मैं जेनेरिकली बात करूं तो एजाइल जो है उसका पर्पस जो था वो ये था कि हम अपने आप की जो प्रोसेसेस हैं उसको इस तरीके से डेवलप करें कि हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। एजाइल अप्रोच टू दी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जब हम एजाइल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक है जी कस्टमर, दूसरा है वेस्ट इन रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है रिक्वायरमेंट्स एवोल्यूशन, और चौथी चीज हमारे पास आ जाती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि जो है ना रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन, ये क्या भला होती है? जैसे एवोल्यूशन की अगर आप मुझे अंग्रेजी बता सकें तो आई थिंक हम इसको और डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। अंग्रेजी क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या, उर्दू ट्रांसलेशन क्या है वर्ड इवॉल्व की या एवोल्यूशन की? हाउ वुड यू ट्रांसलेट द वर्ड एवोल्यूशन इन उर्दू? एवोल्यूशन का जो राइट ट्रांसलेशन है वो है इर्तका। इर्तका कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना। एक शख्स एक जगह जब एज में पहुंच जाता है, एक मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो बेसिकली उस बच्चे का एवोल्यूशन होता है जो पैदा हुआ है, और पैदा होने के बाद जिंदगी के मुख्तलिफ टाइम्स में से गुजरते हुए एक कंप्लीट एडल्ट बन गया। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही लिमिटेड सी नॉलेज होती है। एंड एवरी पासिंग डे वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है, रिश्तों के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, अच्छी और बुरी बातों के बारे में। और विद टाइम आप जब उसके अंदर और सीखने के एलिमेंट को ऐड करते रहते हैं तो वो इवॉल्व होता रहता है। एंड देयर इज अ टाइम जब वो एडल्ट की फॉर्म में आ जाता है, तो वो बच्चा बेसिकली इवॉल्व होके उस एडल्ट की फॉर्म में आ गया। अब वो एडल्ट जो है जिस तरह से भी रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह का वो शख्स है, वो बेसिकली अपने ही बचपन की एवोल्यूशन है। ये बात आपको समझ आ रही है? सेम गोज विद रिक्वायरमेंट्स। जब हम बात कहते हैं कि जी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर सर्टेन कॉलम्स का डेटा उसमें मौजूद होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, इसी तरीके से वो चीज़ होगी। ये तो फाइनल रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट आई कहाँ से, ये रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कैसे पेश आई? जैसे भी आपने बात की बैंकिंग इन्वायरमेंट की, तो बैंकिंग इन्वायरमेंट के अंदर अमूमन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का आता है। उसका रीज़न ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे हफ्ते स्टेट बैंक की तरफ से तमाम बैंकों को एक इंफॉर्मेशन आती है कि जी अब रिपोर्ट्स हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आज तक उनको फॉर्मेट्स उनके क्लियर क्यों नहीं है। उनके पास रिपोर्टिंग की फॉर्मेट्स, रिपोर्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बैंक्स कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को इवॉल्व करते रहते हैं। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको कोई एक चीज़ रिकॉर्ड करनी है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, और आपको दिया जाता है कि जी ये आपकी रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को चैलेंज करना बनता है कि जी ये रिपोर्ट यहाँ तक पहुँची कैसे, रिक्वायरमेंट आई क्या थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। रादर कि जस्ट आप फोकस करके आप वो रिपोर्ट डेवलप कर दें, यू शुड ऑल्सो बी थिंकिंग ऑन द लाइन्स इन टॉकिंग टू योर क्लाइंट कि जी आपके पास इस सर्टेन रिक्वायरमेंट को की आई क्यों थी, आपको ये रिपोर्ट क्यों चाहिए, आपको ये रिपोर्ट किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है।
कीपिंग सच थिंग्स इन माइंड, आप जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी इवोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। ओके, अब एक एक करके से डिटेल से उसको देख लेते हैं कि जी एजाइल के अंदर जो कस्टमर होता है वो कौन होता है। कस्टमर अज्यूम्स अ परमानेंट रोल। Usually, the term customer identifies a set of stakeholders that belongs to the organization that is paying for the development of the software. ठीक है, कस्टमर में और दूसरे में रिक्वायरमेंट का फर्क जो है वो ये है कि कस्टमर टेक्निकल भी हो सकता है, आप भी टेक्निकल हैं। कस्टमर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आप भी लेकिन आप उस काम के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखते हैं। फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि कस्टमर और आप में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि कस्टमर वो टीम है या वो लोगों का सेट है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फंड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं काम करने के, जिनके कहने पे आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशंस करते हैं। सो कस्टमर इज समथिंग जो कि एक तो उसका रोल ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर एक परमानेंट रोल है, उससे कंटिन्यूसली इंटैक्ट रहना होता है, अटैच रहना होता है। और आसान लफ्जों में वो शख्स है या वो टीम है या वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के पैसे फंड कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इज सॉल्व रिड्यूसिंग द नंबर टू वन और सिंगल पर्सन टू रिप्रेजेंट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एक बड़े मजेदार चीज है। अगर आपके पास कस्टमर जो है, हम उसकी बात करें तो कस्टमर यूजुअली is the point of contact on behalf of his organization। इस बात को समझेगा। मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया है कि जी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस का मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। आप जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल करते हैं, उसके प्रोसेसेस को मॉडल करते हैं, ये देखते हैं इसका डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस काम के लिए इस एरिया में अगर बात करनी है तो ये पर्सन ए से बात करनी है, दूसरे एरिया में बात करनी है तो पर्सन बी से बात करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से 3-4 एरियाज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एजाइल ये कहता है कि भाई आप उस ऑर्गेनाइजेशन में से एक पर्सन को जो कि कंटिन्यूसली आपके साथ लगा रहेगा, उसको एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाकर आप एंगेज करें, ताकि वो अपने एंड के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन लेना, बाय लेना, उनको चीज़ों के अंदर एंगेज करना, वो अपने एंड के ऊपर वहां से मेंटेन कर सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना पड़ेगा तो आपको 3-4 लोगों से अलग अलग बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो आप एक सिंगल पॉइंट से बात कर रहे हैं और वो उसके पीछे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज साइड ऑफ स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एक हो या ज्यादा हो। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप कस्टमर समझ के उसको एंगेज करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर। दिस कस्टमर शुड बी a domain expert, of course, and able to make important decisions such as accepting the product, customization of prioritization of requirements, etc. अगर ये शख्स सीनियर पर्सन नहीं होगा तो हमेशा भाग भाग के जाता रहेगा और अपने लोगों से पूछ पूछ के आपको जवाब देता रहेगा, जिसकी वजह से आपके काम के अंदर अननेसेसरी डिले आना शुरू हो जाएंगे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ये करते हैं कि एक सीनियर बंदे को एंगेज करते हैं जो कि अपने डोमेन के एक्सपर्टीज रखता हो और उसकी कंपनी ने उसको ये अथॉरिटी दी हुई हो कि जी आप कौन सी चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज आप डिक्लाइन कर सकते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप जो है बेसिकली उस कस्टमर को एंगेज करते हैं। इसी को आगे लेके चलते हैं। यूजली कस्टमर ऑन साइट प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, अमूमन जब इस तरह की डेवलपमेंट की जा रही होती है तो आप कस्टमर को आज आप एंगेज करते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि काफी ऐसा पुरानी बात है, ये 2008 और 9 की बात है। हम टेलीनॉर में थे और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था वो एक कंपनी थी SI3 के नाम से। आई शुद्धि रोड के ऊपर का ऑफिस था, वहाँ पर उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम थी जो कि बैठा करती थी। सो वहाँ पर कस्टमर यानी कि टेलीनॉर की तरफ से एक बंदा डेडिकेटेडली वहाँ पे मौजूद रहता था।
जो कि उनकी टीम के साथ ही उठता बैठता था, उनकी बिजनेस एनालिसिस में उनकी हेल्प करता था, और टेलीनॉर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेना होता था या कोई कंफ्यूजन होती थी किसी प्रोसेस को लेके, ही वाज रिस्पांसिबल टू टॉकिंग टू एनी ऑफ द कस्टमर्स, एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो कि टेलीनॉर के साइड के थे। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो बहुत ओवरऑल चीज़ों के अंदर बहुत हेल्प हो रही होती थी। सो कस्टमर ऑन साइट जो है ना इज अ कॉमन थिंग। This means that the customer is a member of the development team, is co-located in the team, and is always available to discuss issues related to the project and with any team member. Customer on site practice defines some specific requirements for the customers. For example, availability. जो कस्टमर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको इसलिए तो हायर नहीं किया गया था कि वो आके आपके साथ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास आके बैठा रहे। उसको किसी और ना कोई और काम भी होगा जिस काम के अंदर उसको इंगेज किया गया होगा, जिसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है। देयर आर चांसेस कि जब वक्त आपको कस्टमर की नीड जरूरत हो क्लैरिटी के पॉइंट से, उस वो क्लाइंट कस्टमर जो है ना वो अवेलेबल, कस्टमर will always coming the develop, and any delay in the answer delays the development of the product। ठीक है, ये आसान सी चीज थी। कंप्लीट नॉलेज, जो कस्टमर है जो आपने ऑन साइट अवेलेबल किया हुआ है, उस बंदे के पास एंड टू एंड पूरे प्रोसेस की समझ बूझ होनी चाहिए, क्योंकि यही वो शख्स है जो कि उस अपने टीम के लोगों का चीजों पे जवाब दे रहा है, रादर कि वो उसके अंदर लोगों से पूछ पूछ के आ रहा हो। तो जितना ज्यादा वो लोगों से पूछेगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चांसेस ये है कि उतना काम के अंदर डिले आए। तो उस डिले को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस बंदे को चूज करते हैं जो कि एंड टू एंड प्रोसेस को डिटेल से समझता हो। सो कंप्लीट नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज जो है कस्टमर की वो ये है कि वो डिसीजन ले सकता हो। हर अगर वो कस्टमर जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, और हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हर एक मामले के लिए वो अगर जाके अपने कस्टमर्स को, अपने एंड पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज करता रहेगा, तो देयर आर लाइकली चांसेस कि ओवरऑल काम के अंदर डिले आए। और वो फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है टाइम्स, बिकॉज आप हर एक से पूछ रहे होते हैं, उनका फीडबैक आ रहा होता है, सो ऑन। सो उस पर्सपेक्टिव से जो कस्टमर है वो डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, या उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हो, उसके डिसीजन को उसकी ऑर्गेनाइजेशन ओन भी करती हो। सो कस्टमर की जहाँ तक बात आती है, तो ऑन साइट प्रेमिसेस की जो बात होती है उसमें उसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसको इंश्योर करना पड़ता है। बंदे को सिलेक्ट करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसके पास कंप्लीट नॉलेज है उस प्रोसेस की जिस प्रोसेस के ऊपर ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। और आखिरी चीज़ ये होती है कि वो बंदा जो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कस्टमर के नाम पे ब्लॉक किया हुआ है, वो डिसीजन मेकर भी हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी डिसीजन मेकिंग को अथॉरिटी भी देती हो कि हाँ जी ठीक है, हम आपकी बात जो हमारे सामने वो डिसीजन लिया है हम उसकी बात से एग्री भी करते हैं। सही है। सो कस्टमर जो है उसकी वेस्ट रिक्वायरमेंट्स। Agile methodology was on the identification and reduction in the development of requirement because waste always generate further waste। तो आप अगर अपनी जो requirements हैं उनके अंदर से waste वाला element माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो there are likely chances कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो सही डगर पे चलती रहे। क्योंकि अगर आप एक दफा वेस्ट या वो फालतू चीजें जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपने एंटर की हैं वो अगर आप सिस्टम में डालते रहेंगे, तो देयर आर चांसेस कि आप टाइम रिसोर्सेज तमाम चीजों के अंदर वेस्ट वाली चीजों की तरफ आगे बढ़ जाए। तो वेस्ट को रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, if a factory produces more goods than required by a customer, the first piece of waste
जो होगा वो यही होगा कि जी कस्टमर एक कंपनी है जिसमें रिक्वायरमेंट है कि जी वो 10 गाड़ियां बनाए, लेकिन वो कंपनी जो है हर रोज की 12 गाड़ियां या 15 गाड़ियां बना रही है और बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ा रही। तो वेस्ट होगा वो एडिशनल प्रोडक्शन जो होगी, जो कि वहां पे रखी हुई होगी, और वेयर हाउस का वेस्ट होगा, जो लोग उस पर काम कर रहे होंगे वो वेस्ट हो रहे होंगे, people and process to manage the iteration between the factory and the warehouse वो भी waste हो रहा होगा. So the introduction of waste is early in the early phases of the process causes the creation of the process waste later on. तो आप basically जितना शुरू से अपने वेस्ट के आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं या गैर जरूरी रिक्वायरमेंट्स को अपने सिस्टम से निकालना शुरू कर देते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, देर आर चांसेस कि आपके पास जो एंड में जो प्रोडक्ट डेवलप हो रही है उसके अंदर वेस्ट कम से कम एग्जिस्ट करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. For the reason the optimization of single activity produces more saving than the direct saving of the activity itself, contributes to the optimization of the whole process. Hence, in agile methodology, we focus on reduction of waste from the requirements and managing the requirements evolution. the main the main effects of waste in the area includes reduction of waste from the requirements, increase complexity of the source code, delay delivery of the final version of the application with full requirements because आपका सारा टाइम तो दूसरे कामों में लग गया. मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली मेंटेनेंस होगी, जितनी ज्यादा चीजें आपने बनाई भी होंगी आपकी एप्लीकेशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी. मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मेमोरी यूजेज वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक सर्टेन मॉड्यूल है जो कि फिलहाल जरूरी नहीं था और आपने ऐड कर दिया है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है अगर पैरेलल में रन हो रहा है तो वो सर्वर की मेमोरी स्पेस तमाम चीजें जो है ना उसके अंदर यूटिलाइज कर रहा है. सो कीपिंग दैट इन माइंड आपके जो वाली चीजें हो रही होती है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the customer. For example, more complex user interface, more efforts to learn how to use the application, etc. Saving reduces by the application in the production process of the customers are delayed. More source code to be written and उस source code की वजह से आपकी कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाती है. तो अगर आप वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेंगे तो आपको अननेसेसरी कोड नहीं लिखना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर की जो ओवरऑल मेंटेनेंस और मैनेजमेंट है वो आसान होगी बिकॉज आपने अननेसेसरी चीजें डेवलप नहीं की होंगी. सो आपने इस तरह से वेस्ट को अगर आप मैनेज करते हैं तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहे होते हैं. मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन, द होल डेवलपमेंट टीम collects requirement from the team, from the customer. वाटरफॉल के अंदर या जो हमारा कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस था उसके अंदर क्या हो रहा था कि एक डेडिकेटेड बिजनेस एनालिस्ट है और वही रिक्वायरमेंट ले रहा है और आगे बढ़ा रहा है. एजाइल के अंदर ये चीज इस तरह से की जा रही होती है कि रिक्वायरमेंट्स तो आप उस बंदे ने गैदर कर ली है, लेकिन वो जो कस्टमर ऑन साइड बैठा हुआ है उसमें हर शख्स एज अ डेवलपमेंट टीम उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेट करने के बाद उससे क्लैरिटी लेता रहता है बेस्ड ऑन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग कि जी हमारे पास कौन सी चीज लेट हो रही है, कौन सी चीज लेट नहीं हो रही है. तो उसकी पर्सपेक्टिव से कस्टमर के जो होता है उसके साथ तमाम डेवलपमेंट टीम एंगेज होती है और चीज़ों पे काम करती है. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज एन एक्टिविटी विच इन विच द होल टीम इज इन्वॉल्व. ठीक है, सब लोग मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. In this way, the usage of documents to share the knowledge is reduced to minimum and the probability of misunderstanding decreases. क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त डेवलप होती है कि जब वो डेवलपमेंट टीम को उस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता. उनके लिए वो सॉफ्टवेयर जो एसआरएस है उस डॉक्यूमेंट का, उस सॉफ्टवेयर का, उस वही टोटल दुनिया होती है जिसके गिर्द उन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है.
लेकिन अगर कस्टमर भी ऑन साइट अवेलेबल होगा और डेवलपमेंट टीम उसके साथ एंगेज हो रही होगी, तो जो डेवलपमेंट टीम है उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा, क्लैरिटी मिलेगी कौन सी चीज किस लिए कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इवेंचुअली मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से। रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द कॉमन लैंग्वेज। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अज्यूम कर लेते हैं कि आपने फैसलाबाद की किसी टेक्सटाइल कंपनी के लिए कोई सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर है जो डेवलप करना है। फैसलाबाद में जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है उस कंपनी की, उस टेक्सटाइल की जो फर्म है, वो अज्यूमिंगली बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ उनकी उर्दू बहुत सही है जिसके अंदर वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप और वो जो आपका क्लाइंट है और जो आपका कस्टमर है और जो आपका यूजर है वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी सेम लैंग्वेज अगर आप यूज करेंगे तो देयर आर चांसेस कि उसके दरमियान कंफ्यूजन नहीं होगी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं या जार्गन्स होते हैं जिनके मतलब मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है तो हम अमूमन क्रैश का वर्ड कम यूज करते हैं, उससे ज्यादा जो लफ्ज कॉमनली इस्तेमाल होता है वही होता है कि जी एप्लीकेशन फट गई। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक जार्गन है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कॉमनली यूज किया जा रहा होता है। अगर आप लैंग्वेज का ख्याल रखेंगे तो आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी डेवलपमेंट टीम और आपका कस्टमर आपस में उसके हिसाब से सिंक होंगे। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं और आपका कस्टमर समझता है, आपने उसी लैंग्वेज को कॉमन बना के उसी के ऊपर बात करनी है। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बिटवीन द डेवलपमेंट टीम्स एंड द कस्टमर। देयर आर नो इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द कस्टमर, क्योंकि वहीं पे बैठा हुआ होता है। This approach reduces both the number of documents required and the probability of misunderstanding due to the unnecessary communication layer. इस बात को लेकर वो लोग समझते हैं कि जी हमें डॉक्यूमेंटेशन कम रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि कस्टमर तो वहीं पे अवेलेबल है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है वो फर्दर डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। ठीक है, आप अगर आपने किसी चीज को बेसलाइन बनाया हुआ है तो वो चीज, वो डॉक्यूमेंट जो है आपके बार बार अगले दूसरे प्रोजेक्ट्स में या इसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर जो मेंटेनेंस का एलिमेंट होगा वहां पे आपके काम आ जाएगा। सो उस पर्सपेक्टिव से आप, अगर कस्टमर डेवलपमेंट टीम है वो डायरेक्टली बगैर किसी और को इन्वॉल्व किए हुए उस कस्टमर के साथ बीच में एंगेज होकर चीज को डेवलप कर रहे हैं, तो देयर आर लाइकली चांसेस कि वो चीजें जल्दी डेवलप होंगी और विद क्लैरिटी डेवलप होंगी। रिक्वायरमेंट स्प्लिटिंग। If the development team consider a requirement too complex, this technique helps the customer to split it into smaller chunks. मिसाल के तौर पे किसी स्कूल के अंदर फीस मैनेजमेंट जो है, जो ट्यूशन फीस होती है स्टूडेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप उसी रिक्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि जी किसी को डिस्काउंट मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ, किसी को फलानी चीज, किसी को ढमकानी। तो उस पर्सपेक्टिव से आप हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट्स को मल्टीपल छोटी छोटी चीजों के अंदर तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे एंड रिजल्ट ये था कि आपने फीस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब जब आप उसको छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स में तोड़ देते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स जो है उस ओवरऑल प्रोसेस का पार्ट बन जाती है। मिसाल के तौर पे जो फीस